बच्चों हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसके लास्ट वीडियो में हमने मांग वक्र के बारे में जाना, रैखिक मांग वक्र के बारे में जाना, बाजार मांग किसे कहते हैं और बाजार मांग वक्र कैसे ज्ञात करती हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम आगे बढ़ते हैं मांग में और मांग मात्रा में परिवर्तन, दोनों में क्या डिफरेंस है। अधिकतर मांग को और मांग मात्रा को एक ही दिशा में लिया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो बच्चों हमने बात की थी कि मांग मात्रा की हमने बात की थी पहले के वीडियोस में। तो उसमें हमने कहा था कि मांग को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। हमने मांग फलन की भी बात की थी कि मांग को जो प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, वस्तु की कीमत की थी। इसके बाद भी हमने बताया था कि मांग को वस्तु की कीमत तो प्रभावित करती है, साथ में अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने बात की थी अन्य वस्तुओं की कीमतों की, उपभोक्ता की आय की, उपभोक्ता की रुचि और पसंद की, भविष्य के प्रति आय जो प्रत्याशाएं हैं, कीमत प्रत्याशा है उसकी। तो इस प्रकार से हमने बताया था कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में कीमत के अलावा भी अन्य कारक होते हैं, जिसे कि हम अन्य कारक ही कहते हैं। तो क्या अंतर है इन दोनों में? यदि एक तो है, हमने मांग फलन लिखा था, आपको याद हो, dx इज द फंक्शन ऑफ px py m t और e, ये हमने लिखा था। इसका मतलब है कि x वस्तु की जो मांग है वो किस किस पर निर्भर करती है, x वस्तु की कीमत पर, y वस्तु की कीमत अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत पर, जो कि स्थानापन्न वस्तु भी हो सकती है और पूरक वस्तु भी हो सकती है, m अर्थात उपभोक्ता की आय पर, टी अर्थात उपभोक्ता की रुचि और पसंद पर, और ई अर्थात भविष्य में जो कीमत प्रत्याशाएं हैं उस पर। तो इन सब पर मांग निर्भर करती है। हम मांग फलन में केवल इसकी बात कर लेते हैं px की, क्योंकि हम जब मांग वक्र बनाते हैं तो केवल वस्तु की कीमत को ही दर्शाया जाता है। अब यदि हम बात करें मांग मात्रा और मांग में क्या अंतर है, तो क्या होता है बच्चों, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं मांग मात्रा, जो कि मांग का नियम है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन, केवल कीमत में परिवर्तन में फलस्वरूप, और अन्य कारक किसमें रहते हैं, स्थिर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये हो गई मांग मात्रा में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं मांग में परिवर्तन। यदि कीमत तो स्थिर रहे, ठीक है, अब कीमत नहीं बदल रही है, कीमत स्थिर रहे और अन्य कारक परिवर्तित होते हैं। अन्य कारक जैसे कि अन्य वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि व पसंद, भविष्य की कीमत प्रत्याशाएं, तो ये परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। तो बहुत ईजी है समझना, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है तब तो हो गया मांग मात्रा में परिवर्तन, और जब अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है तो वो होता है मांग में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वस्तु के स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को तो हम क्या कहते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। ठीक है, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमत आदि में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है मांग में परिवर्तन, और कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डायग्राम की तरीके से और सब तरीके से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है, जब अन्य कारक क्या रहते हैं, स्थिर, तो वो होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में कमी हो जाती है। तो उपभोक्ता ऊपर नीचे मांग वक्र पर चलता रहता है, जैसे एक ही मांग वक्र पर चलन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमतें, इसमें क्या रहेंगी, स्थिर। अन्य कारक स्थिर रहेंगे, केवल वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होगा। इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं।
समझ में आ रहा है ना कि हम बात कर रहे हैं मांग मात्रा में परिवर्तन, जो कि केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अन्य कारक स्थिर रहते हैं और इसमें उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ऊपर नीचे चलता रहता है। अब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो कैसे होता है हम यहाँ पर देखेंगे दो स्थितियों में। सबसे पहले हम देखते हैं मांग का विस्तार। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मांग का विस्तार। मांग का विस्तार का अर्थ क्या हो गया? कीमत में कमी से उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि। मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। और इसमें उपभोक्ता क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। कीमत में कमी से मांग मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। कीमत में कमी से क्या होती है? मांग मात्रा में वृद्धि होती है और एक ही मांग वक्र पर नीचे की ओर चलन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर चलता है तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आपके सामने एग्जांपल है, कीमत 2 है तो 2 पर क्या होती है? मांग मात्रा 100 है। यदि कीमत कम होकर 1 हो जाती है तो मांग मात्रा क्या हो जाती है? बढ़कर 200 हो जाती है। अर्थात कम कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई तो इसे हम कहते हैं मांग का विस्तार। अब डायग्राम में हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ है P, यहाँ है Q। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कीमत क्या है? 2। कीमत है हमारी 2 और हमारी जो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 100। सॉरी, डायग्राम तो बना दो पहले अपना। ये हमारा D मांग वक्र। ठीक है, अब हमारी कीमत हो जाती है घटकर 1। ठीक है, तो मांगी जाने वाली मात्रा हो जाती है 2। अर्थात कीमत के घटने से मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ A बिंदु है और ये B बिंदु है तो उपभोक्ता नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इसे ही हम बोलते हैं मांग का विस्तार। ठीक है, कि कीमत में कमी से मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाली वृद्धि और उपभोक्ता नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मांग का विस्तार। ठीक है, अब दूसरी जो सिचुएशन है वो है मांग का संकुचन। दूसरी सिचुएशन क्या है बच्चों? मांग का संकुचन। इसमें मांग का जो विस्तार हमने पढ़ा था उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? मांग में वृद्धि से कीमत में वृद्धि से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी। अर्थात उपभोक्ता नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी और एक ही मांग वक्र पर ऊपर की ओर चलन होता है। जैसा एग्जाम्पल यहाँ पर वही वाला दिया हुआ है। ये हमारा हो गया मांग वक्र D और D। ये कीमत 2, ये कीमत 1, 2, 1, 2 पे मांगी जाने वाली मात्रा 100 और ये 200। मतलब कीमत क्या हुई? 1 से 2 हुई। ये हमारा बिंदु हो गया B मान लो और ये मान लो A। कीमत पहले कितनी थी? कीमत पहले थी हमारी 1 पे कितनी थी मांगी जाने वाली मात्रा? 200। ठीक है, अब कीमत में हुई वृद्धि अर्थात 2 हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई? घट गई, 100 हो गई। अर्थात उपभोक्ता पहले ए बिंदु पर था, अब B बिंदु पर आ गया। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर चलन होता है। इसे हम बोलते हैं मांग का संकुचन। तो इजीली समझ में आ गया कि मांग मात्रा की हम यदि बात करें तो केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। इसमें अन्य कारक स्थिर रहते हैं। उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ऊपर नीचे चलता है। इसकी 2 स्थितियां हैं, एक तो मांग का विस्तार और दूसरी है मांग का संकुचन। मांग का विस्तार अर्थात कीमत में कमी से मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाली वृद्धि और इसमें उपभोक्ता ऊपर से नीचे की ओर चलता है। दूसरा है मांग का संकुचन, जिसमें कीमत में होने वाली वृद्धि से मांग मात्रा में होने वाली कमी और इसमें उपभोक्ता क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। जैसे इसमें चल रहा है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। जैसे कि हमने अभी सब पूरे अच्छे से समझा दिया कि मांग मात्रा में परिवर्तन वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला जो परिवर्तन है। इसकी 2 सिचुएशन है, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन से होता है, अन्य कारक इसमें स्थिर रहते हैं। विस्तार में क्या होता है? नीचे की ओर चलन और संकुचन में क्या होता है? ऊपर की ओर चलन। समझ में आ गया? विस्तार में कीमत में क्या होगी? कमी और मांग मात्रा में होगी वृद्धि और संकुचन में क्या होगा? कीमत में वृद्धि और मांग मात्रा में कमी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे के लिए है मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन हम देख लिया। मांग में परिवर्तन में क्या होता है बच्चों?
अभी हमने कीमत में परिवर्तन किया था। मांग में परिवर्तन में क्या होती है, कीमत तो रहती है स्थिर और अन्य कारक परिवर्तित होने के फलस्वरूप उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसमें उपभोक्ता का मांग वक्र ही क्या होता है, बदल जाता है, खिसक जाता है, या हम बोल सकते हैं विवर्तित हो जाता है। उसमें एक ही मांग वक्र पर चल रहे थे, इसमें मांग वक्र ही क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मांग वक्र में क्या होता है, विवर्तन, जिसे हम खिसकाव भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं। वस्तु की स्वयं की कीमत क्या रहती है, इसमें स्थिर रहती है। अब इसमें भी दो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि मांग मात्रा में परिवर्तन में दो स्थिति थी, वैसे ही मांग में परिवर्तन में भी दो स्थितियां होती हैं। जो पहली स्थिति होती है वो है मांग में वृद्धि। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि अन्य कारक, जैसे हमने मान लिया उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि। और इसमें क्या होता है, उपभोक्ता का मांग वक्र ही खिसक कर क्या हो जाता है, दाहिनी तरफ चला जाता है, जिसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि अन्य कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है और कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो अन्य कारक में हमने जैसे मान लिया उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि, तो मांग वक्र क्या हो जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है। उदाहरण जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि उपभोक्ता की आय यदि 1000 रुपये है तो वो 10 मांग मात्रा कर रहा है, 2000 है तो वो 20 कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने ये मांग वक्र है डी डी। ठीक है, अब यदि उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता इसी मांग वक्र पर थोड़ी ना रहेगा, वो क्या करेगा, अपनी मांग को और बढ़ा देगा, तो उसका मांग वक्र ही क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, D1 हो जाएगा दाईं तरफ। ठीक है, ये हो गई मांग में वृद्धि, जिसमें उपभोक्ता का मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, दाईं तरफ, अन्य कारकों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है मांग में कमी। मांग में वृद्धि का उल्टा क्या होगा, मांग में कमी, कि अन्य कारक परिवर्तित होंगे। जैसे कि हमने मान लिया उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है, कमी, तो उसके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी, तो जिसके फलस्वरूप मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, बाईं तरफ खिसक जाता है, जिसे कि हम मांग में कमी कहते हैं। इसमें भी वस्तु की कीमतें कैसी रहती हैं, स्थिर रहती है। यही यहाँ पर कहा है कि उपभोक्ता की आय में कमी से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, उपभोक्ता की आय पहले 2000 थी तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 20। अब आय हो गई कम, कितनी हो गई, 1000, तो मांगी जाने वाली मात्रा भी हो गई कम, अर्थात धनात्मक रूप से संबंधित है। अब जैसे कि हमारा मांग वक्र है डी डी। ठीक है, अब आय यदि क्या हो गई उपभोक्ता की, कम हो गई, तो उपभोक्ता मांग भी क्या करेगा, कम करेगा, तो जिसके फलस्वरूप वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। ये हो गया आपका बाईं तरफ विवर्तन, मांग में कमी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, मांग में परिवर्तन अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप। मांग मात्रा में परिवर्तन में एक ही जो मांग वक्र है उस पर चलता है उपभोक्ता, जबकि मांग में परिवर्तन में उपभोक्ता का मांग वक्र ही बदल जाता है। मांग में जो मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, और जो मांग में परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर एसेंस के रूप में लिखिए, जो कि हमने पूरे वीडियो में पढ़ी है। पहले हम मांग में परिवर्तन देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन पढ़ लेंगे। मांग में परिवर्तन में केवल अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला क्या है, परिवर्तन है। केवल अन्य कारक परिवर्तित होते हैं, दो प्रकार से होता है इसमें परिवर्तन, एक तो मांग में वृद्धि और एक में मांग में कमी। मांग में वृद्धि में क्या होगा, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाव होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है, मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा जैसे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर। और मांग में कमी पे मांग वक्र कहाँ खिसकेगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। आगे बच्चों समझ में कैसे हम किस तरह से देखते हैं दोनों का कंपैरेटिवली करके, कि जो हमारा ये है हमारी मांग मात्रा और ये है हमारा मांग। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन होगा हमारा कीमत और यहाँ पर होगा अन्य कारक। आ रहा है बच्चों समझ में, इसमें होगा एक ही मांग वक्र और इसमें होगा मांग वक्र का खिसकाव। आ रहा है बच्चों समझ में कि क्या होगा इसमें,
इन दोनों में यही डिफरेंस है कि मांग मात्रा में कीमत में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें अन्य कारक में परिवर्तन होता है। इसमें एक ही मांग वक्र पर जो उपभोक्ता है वो ऊपर नीचे चलता है, जबकि इसमें मांग वक्र ही उपभोक्ता का बदल जाता है। इसमें होती है विस्तार और संकुचन, और इसमें होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका मांग और मांग मात्रा में परिवर्तन टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारा मांग। अब हम आगे बढ़ेंगे मांग की लोच की तरफ, कि हमने पढ़ा कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन कितनी तो कीमत में परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।